Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 of class 10th Geography and the name of chapter is Forest and Wildlife Resources. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट कितने तरह के होते हैं, फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है और कैसे हम फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. वी विल रीड ऑल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन द फॉलोइंग चैप्टर. सो लेट अस कंटिन्यू. इंट्रोडक्शन. आवर अर्थ इज़ होम फॉर मिलियन ऑफ लिविंग बींग्स. आप जानते हो धरती पे मिलियंस लाखों तरह की प्रजातियां रहती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लिशेंस टू बेनियन ट्रीज. ये इतने छोटे हैं और देखो इतने बड़े भी हैं लिविंग उसमें. यहाँ पे बेनियन ट्री, एलिफेंट, ब्लू व्हेल. तो कहने का मतलब है छोटे से लेकर बड़े तक लाखों तरह की प्रजातियां इस धरती के ऊपर रहती हैं. फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया. India is one of the world richest countries in terms of its vast variety और array of biological diversity. तो इंडिया इस मामले में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आप एक तरह से संपन्न है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है अलग अलग प्रकार की. एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड. और जितने भी दुनिया में स्पीशीज़ हैं उनका 8% हमारे देश में है, एस्टिमेटेड 16 लाख के आसपास. At least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammal are on the 310 list. 10% तो हमारी फ्लोरा खतरे के निशान पे पहुंच चुकी है और 20% हमारे यहाँ मैमल्स. क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उनका पोचिंग के लिए, मीट के लिए या अदर डेकोरेटिव स्टफ़ के लिए, है ना. आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा क्या करते थे, टाइगर्स का, लॉयंस का शिकार करते थे, फिर उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाते थे. पहले बहुत होता था. आज तो चलो वाइल्ड लाइफ एक्ट के चलते ये सब चीज़ें इलीगल है, पर पहले बहुत एग्जिस्टेंस था इनका. मैनी आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल. और बहुत से स्पीशीज़ मैमल तो मतलब कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं या फिर एक्सटिंक्शन, ख़त्म होने की, लुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं. लाइक चीता, पिंक हेड डक, etc. जैसे कि ये दोनों. क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़. अब स्पीशीज़ को हम कई वे में क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे द इंटरनेशनल यूनियन. अब इस संस्था का आप नाम ध्यान रखना, ये बड़े एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) has classified plant and animals in order for existence. तो इन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासीफाई किया है ताकि हम ये समझ सकें कि वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं. फिर उसी हिसाब से उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकते हैं. जैसे नॉर्मल स्पीशीज़. नॉर्मल स्पीशीज़ वो हैं जो मतलब अभी नॉर्मली हमें दिखाई दे जाते हैं और ख़तरे के निशान पर नहीं हैं. स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, मतलब कोई कम नहीं हुई है, बराबर है. फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल्स हो गए, है ना, साल, पाइन, रोडेंट, etc. ये सब चीज़ें जो है अभी खतरे के निशान पे नहीं पहुंची है. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो खतरे के निशान पे हैं, जैसे दीज स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ख़त्म होने के उस पे हैं. जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, जंगली गधा जो होता है, etc. ये सब हमारे क्या हैं, खतरे के निशान पर हैं. Vulnerable species. These are the species whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered. तो vulnerable कौन से होते हैं? मान लो जिन स्पीशीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा थी पहले, पर अब लगातार घटते घटते वो उस मतलब संख्या पे आ चुके हैं जहाँ से वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे. ठीक है, फ्यूचर में अगर इसी तरह नेगेटिव फैक्टर उनके साथ प्रिवेल करते रहे. जैसे आपको पता है एलिफेंट को मार दिया जाता है उनके बड़े बड़े टस्क उसके दांतों के लिए, है ना. तो ब्लू शिप जैसे कि एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन, ये सब वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, खतरे के निशान पे पहुंचने वाले हैं. रेयर स्पीशीज़ क्या होते हैं? जो बहुत ही रेयरली दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है. स्पीशीज़ विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकते हैं. ये रेयर स्पीशीज़ अगर नेगेटिव इफेक्ट चलता रहा लगातार, जैसे हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, etc. ठीक है, ये या तो वल्नरेबल या एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं अगर इसी तरह नेगेटिव फैक्टर इनके साथ कंटिन्यूसली प्रिवेल करता रहा. एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं? दीज आर स्पीशीज़ विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, जो कुछ ही इलाकों में मिलते हैं. यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से हर जगह नहीं मिलते, मतलब कुछ ही जगह मिलते हैं. जैसे एंडमैन टील, निकोबार पीजन, एंडमैन वाइल्ड पिग,
मिथुन ईटीसी, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो मतलब एक पर्टिकुलर इलाके में ये मिलते हैं, एंडेमिक हर जगह नहीं मिलते। एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल ही क्या हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद कहीं पे मिल जाए। दे दीज आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चिज, मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी ये जनरली नहीं मिल पाते। ऑफ नॉन और लाइकली एरिया, जहाँ पे पहले होते थे वहाँ पे भी अब इनको अगर ढूंढा जाए तो ये जनरली दिखाई नहीं देते, जैसे एस्थेटिक चीता, पिंक हेड डक ईटीसी, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब जो लुप्त हो चुके हैं, जो गायब हो चुके हैं। कॉज ऑफ डिप्लेशन, अब फ्लोरा फोना क्यों घट रही है, देखो दो तरीके हैं, नेचुरल और मैन मेड। मैन मेड तरीका ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है क्योंकि लोगों की ग्रीड या धरती का इसी तरह लगातार एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से फ्लोरा एंड फोना को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ह्यूमन बींग ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू वन रिसोर्स, हम इंसान ही तो हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अपने दिमाग का उपयोग करके रॉ फॉर्म में जो हमें नेचर से मिलता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट से जो भी हमें रिसोर्स मिलते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ, जैसे लकड़ी को देख लो आप, फर्नीचर के तौर पे या और भी जगह यूज़ किया जाता है। इवन आप देखो लकड़ी से हम घर के गेट बनवाते हैं या अलमीराज, ये सब चीज़ें, बार्क्स हो गए, लीव्स होगी, पत्तियाँ, रबर होगी, है ना, मेडिसिन्स होगी, ईटीसी, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं जो भी हमें नेचर से मिलती हैं चीज़ें। विच डिप्लीटेड, और ये लगातार अगर हम इनका प्रोडक्शन करते रहे तो इससे जो हमारे फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड लाइफ है वो लगातार घटते चले जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा उतना ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी और प्रकृति का दोहन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, फिर इसमें लोगों की ग्रीड्स भी आ जाती हैं। कई बार मान लो जैसे एक घर काफ़ी है पर नहीं दूसरा घर भी लोग बनाते हैं, प्लॉटिंग खरीद लेते हैं। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल राइट, एक टाइम पे तो 1978 तक तो ये हमारे देश में फंडामेंटल राइट भी था, फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटाया गया। पर कहने का मतलब क्या है कि ठीक है पैसा है सब कुछ है, पर ये तो देखिए कि कॉस्ट कौन असली में चुका रहा है, नेचर। तो हमें क्या करना है, नेचर को प्रिवेल करना है, उसको हमने बचाना है ना। आगे देखते हैं, द वेरियस फैक्टर्स दैट कॉज डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना आर लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग, ग्रेजिंग एंड फ्यूल फूड कलेक्शन, ओवर पॉपुलेशन। तो देखो सबसे और जो कारण है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जितने ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स बनाए जाएंगे, हाईवेज बनाए जाएंगे, उतना ही ज़्यादा प्रकृति का दोहन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उतना ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा होगा, या नहीं। दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जिसमें एक ज़मीन पर खेती करी जाती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मीनिंग होता है जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया पे हमने एक साल खेती करी, फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरी जगह मूव ऑन करके, ठीक है ना। इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, जैसे आसाम में झूम कल्टीवेशन, वो सब। ग्रेजिंग, अब एनिमल्स को चराने के लिए घास चाहिए। अब वो घास कब आएगा, जब जंगलों को काटा जाएगा तभी तो घास उगेगा, क्योंकि आप देखो आज के दौर में शहर भी कितने फैलते जा रहे हैं, या नहीं। फ्यूल वुड कलेक्शन, बहुत सारी डिपेंडेंसी नेचर के ऊपर है रूरल एरियाज में, जहाँ पे लकड़ी से ही चूल्हा जलता है, या फिर और भी बहुत वे में। इवन मैं आपको एक डाटा बताऊँ, टॉयलेट पेपर की नीड के लिए दुनिया में 1 लाख पेड़ रोजाना काटे जाते हैं, और बाकी सब तो अलग ही है, फर्नीचर वर्नीचर वो सब। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए हम सब ले तो आएंगे चीज़ों को, पैसा है फॉर एग्जांपल, पर असली कॉस्ट जो है वो नेचर चुका रहा है। ओवर पॉपुलेशन इज़ द बिग रीज़न, इवन रूट कॉज ऑफ ऑल द नेचुरल प्रॉब्लम्स और द प्रॉब्लम्स विच एग्जिस्ट इन द सोसाइटीज, ऑल आर जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी क्यों घटती जा रही है, सबसे पहला तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लगातार हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की वजह से हैबिटेट जो है, नेचुरल एरिया जो है वो लगातार घटता जा रहा है। हंटिंग हम एक मेन प्रॉब्लम थी, अब तो चलो बैन है, पहले तो थी, जानवरों का शिकार किया जाता था उनसे, जिनके चलते फिर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा क्या होती गई, कम। पॉचिंग होता है, देखिए जब जानवरों की स्किन के लिए उनको मारा जाए फॉर लेदर प्रोडक्ट्स, आपने देखा होगा ना, क्रोकोडाइल का लेदर प्रोडक्ट या वो सब चीज़ें है ना, लेदर बेल्ट, लेदर शूज़, इसको बोलते हैं पॉचिंग। तो जब इन सब चीज़ों के लिए उसको मारा जाए तो दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज पॉचिंग।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का, आप देखो हमारे देश में कितना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का। डिपेंडेंसी नेचर के ऊपर लगातार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से बढ़ती जा रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि हम, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि लगातार मिट्टी से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमारे यहाँ पे आप देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़मीन में डाले जाते हैं। तो उससे ठीक है, प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो जाएगा, पर जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी, खोती चली जाएगी। फिर हम न्यू लैंड्स की तरफ अप्रोच करेंगे, फिर वहाँ पे पेड़ों को काटा जाएगा और बस ऐसे ही पूरी धरती खराब हो जाएगी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये तो हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में है, ठीक है ना। कई बार लोगों के कह सकते हैं एफ्लुएंट कंजप्शन की वजह से भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप देखो एसी घर में, एक घर में ही, हाँ लगी मैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, ठीक है, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। फैक्ट्रीज़ का पोल्यूशन देखो, दिल्ली में यमुना देखो कितनी काली हो चुकी है, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। एफ्लुएंट कंजप्शन में जैसे आ जाता है, फॉर एग्जांपल जनरली लोग उन बाइक को नहीं प्रेफर करते जो ज़्यादा का माइलेज देती है, शो ऑफ के लिए या फिर अपनी पर्सनल लिबर्टी के लिए उनको यूज़ करते हैं जो एक्सपेंसिव हैं और जो तेल खपत ज़्यादा करती हैं। उससे ठीक है, पैसा है हम ला सकते हैं, पर हम आप ये तो सोचिए कि नेचर ने क्या कॉस्ट चुकाई, क्योंकि पॉल्यूशन तो नेचर को इनहेल कर रहा है ना, नेचर इनहेल कर रहा है वो तो। पॉइजनिंग मतलब केमिकल हजार्ड या सब्सटेंस नेचर में छोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रीज से गंद टॉक्सिक मटेरियल निकलता है या एयर पोल्यूशन के ज़रिए, है ना। फॉरेस्ट फायर भी एक मेन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है तो बहुत बड़े के बड़े जंगल कट मतलब जल जाते हैं, जैसे अमेज़ोन में लगी थी, उसमें आपने देखा होगा। इंडिया में भी हो जाता है कई बार, जैसे खेत में पुराली जलाई जाती है, हालांकि अब तो बैन कर दिया उसको, पर पुराली जला देते थे ना। पुराली वो होता है जैसे जो फसलें काटने के बाद बच जाता है, तो उसको अब उठाने से अच्छा है, किसान सोचता है कॉस्ट आएगी तो खेत में ही जला देते हैं उसको, तो उससे भी बहुत पोल्यूशन होता है और कई बार आग फैल भी जाती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो देखिए ज़रूरत क्या है इस वाइल्ड लाइफ को बचाने की। अगर हमने इसको नहीं बचाया तो ये इसी तरह ख़त्म होती चली जाएगी, और फिर जो आने वाली जनरेशन्स हैं या हम खुद ही हैं, हम भी प्योर नेचर या मदर नेचर के जो सुविधाएं हैं, रिसोर्स हैं, उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अगर हम कंजर्वेशन करेंगे चीज़ों का तो हमारा जीवन अच्छा चलता रहेगा। जैसे वाटर कंजर्वेशन, इन दिनों देखो बेंगलोर में कितना ज़्यादा क्राइसिस आया हुआ है पानी का, या नहीं, लेस देन 1% रह गया। और जो बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं साफ़ पानी के, डे बाय डे वो भी पिघल रहे हैं दुनिया में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो साफ़ पानी के ग्लेशियर खारे पानी में मिल रहे हैं समुद्र में, समुद्र का सी लेवल भी बढ़ रहा है, जिससे फिर बाढ़ भी आ रही है ना। अभी देखो आप दुबई का चल रहा है कितना ज़्यादा इशू पानी का। वाटर, एयर एंड सोयल, हमें इन सबको बचाना है ताकि हम इन सब का फ़ायदा लंबे समय तक उठा सकें। ड्यू टू कंजर्वेशनिस्ट डिमांड, जो एनवायरनमेंट के लिए आवाज़ उठाते हैं वो लोग, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ 1972 में, लागू हुआ ये विद वेरियस प्रोविज़न, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविज़न थे। अच्छा, इसमें ना भारत सरकार ने एनजीटी भी बनाई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली में है और भी जगह भी है इसकी ब्रांच जैसे भोपाल में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी चीज़ें क्या होती है, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को सुनती हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो अपने लॉज को और हार्ड करे ताकि कोई भी उनको ब्रेक ना कर सके। The aims of the program was protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting and restricting trade in the wildlife। तो इस प्रोग्राम का मेन एम ये था कि हम जो बची हुई पॉपुलेशन है स्पीशीज़ की उसको प्रोटेक्ट करें, बैन करके। कैसे बैन करके, जैसे फॉर एग्जांपल इस एरिया में नहीं जा सकते या इस एनिमल को हंट नहीं कर सकते, पाल नहीं सकते, है ना। ट्रेड, उसके ट्रेड पे रोक लगा कर, या उसकी पोचिंग नहीं कर सकते। द सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक अच्छा तरीका है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के हम एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसमें ना हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अपना सकते हैं, जिसमें हम इस तरह से चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलाए जो खतरे के निशान पे पहुंच चुके हैं। जैसे टाइगर्स को, वन हॉर्न राइनोज के लिए वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है, असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है,
है ना। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया भारत सरकार ने, और अभी वो नाम भी ऐसे चीते भी लाए थे, आपने देखा होगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1973 में चलाया गया टू सेफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ टाइगर इन द कंट्री, ताकि जो खतरे के निशान पे पहुंच चुके हैं टाइगर, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986 several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species में इनको डाला गया ताकि कोई इनको नुकसान ना पहुंचा सके। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड, प्लांट्स को भी जोड़ा गया 1991 में। इन 6 स्पीशीज़ के से स्टार्ट किया गया इसको, 6 तरह के जो प्लांट्स हैं उनको इस लिस्ट में जोड़ा गया, ताकि जो खतरे के निशान पे हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, जिनका एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा है, ठीक है, जैसे चंदन हो गया, चंदन की खेती नहीं कर सकते, जनरली परमिशन लेनी पड़ती है वो सब। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया, मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज। अधिकतर हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्नमेंट ही मालिक है उनकी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बने हुए हैं राज्य सरकार के भी, इसीलिए तो इसको फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो ये कैटेगरीज है फॉरेस्ट की। जैसे सबसे पहले रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो रिजर्व किए गए हैं, जहाँ पे मतलब किसी भी तरीके का कोई एक्टिविटी नहीं होती। दीज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल है ये, एज फॉर एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। और इनको क्या किया गया है, इट कवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड के अंदर हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हाफ एरिया कवर करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, मतलब कि जिनका डिप्लेशन हो चुका है अब उनको कंट्रोल कर लिया ताकि और ना हो। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ फॉरेस्ट हमारे इसके अंदर आते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है, जिसमें मतलब कि पर्टिकुलर तरह के वेस्ट लैंड, ग्रास लैंड या फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट की है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स की है, कम्युनिटीज़ की है, ये सब हमारे क्या है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, अब देखो गवर्नमेंट सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, यहाँ पे चाहिए कि हम लोग भी इक्वली पार्टिसिपेट करें, तब जाके तो देखो हम नेचर को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने अपनी ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के, आप देखो जैसे दिल्ली में ट्रैफिक लगता है शाम को, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लोग गर्मियों में क्या करके रखते हैं, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करके रखते हैं, वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता ट्रैफिक लाइट पे, इतनी हीट होती है रोड पे, क्यों, क्योंकि वो एसी चल रहे होते हैं, इतना पोल्यूशन है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम नहीं समझेंगे और कंटिन्यूस अपने एफ्लुएंट कंजप्शन की वजह से इसी तरह नेचर का एक्सप्लॉइटेशन करते रहेंगे, तो नेचर भी फिर एक लिमिट बाद कह देगा कि ठीक है भाई अब बैलेंस करने की बारी आई। जैसे कोरोना में देखो आप कितनी, हालांकि ये गलत ही हुआ जो भी हुआ, कितनी मृत्यु हुई दुनिया भर में, तो नेचर कहीं ना कहीं तो बैलेंस करेगा ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको। तो द फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के भी फॉरेस्ट है, क्योंकि ट्राइबल एरिया आप जानते हो नेचर पे डिपेंड है। एक बात बताऊँ मैं, ट्राइबल एरिया कई मायने में सिविलाइज लोगों से बहुत अच्छे होते हैं। क्यों, क्योंकि ट्राइबल लोग जो होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, नेचर को अपनी मदर मानते हैं और एज अ मदर की तरह ट्रीट करते हैं, पूजा करते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते नेचर को। पर एक कम सिविलाइज्ड पर्सन, वेल एजुकेटेड बिजनेसमैन या जो नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहा है, वो प्रॉफिट के लिए उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व देयर हैबिटेट, वो अपने हैबिटेट को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों में कई बार डैम्स के प्रोजेक्ट आते हैं तो फिर लोकल कम्युनिटीज़ विद्रोह करती हैं, है ना। हैबिटेट अलोंग, मूवीज़ में देखा होगा, अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सिक्योर देयर लाइवलीहुड, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने पूरा जीवन, अपना लाइवलीहुड नेचर पे डिपेंड कर रखते हैं, ठीक है ना। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, याद रखना। विलेजर्स हैव फोर्ट अगेंस्ट माइनिंग सिटीज़ के खिलाफ, साइटिंग के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। द फेमस चिपको मूवमेंट चलाया गया हिमालयन रीजन में ताकि डिफोरेस्टेशन रोका जा सके। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया मेधा पाटेकर जी के द्वारा, वो आपने सुना होगा, है ना। यमुना बचाओ दिल्ली में है। आल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन होता है जब पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। इंडिजीनियस स्पीशीज़ के
पेड़ अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो संख्या है जो खतरे के निशान पे है वो और ज़्यादा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। उसको हम उस लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं। फार्मर्स सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन, टिहरी है ना, नावदान्या है, ये इस तरह के आंदोलन जो चलाए गए, इससे क्या किया गया है कि नेचर को बचाया गया, क्रॉप प्रोडक्शंस को डाइवर्सिफाई किया गया है विदाउट द यूज ऑफ किसका, सिंथेटिक एंड केमिकल आर पॉसिबल, है ना। अच्छा, इसमें ना ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है नेचर को प्रोटेक्ट करने का, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से किया जाए नेचर को। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपनी कमियां है कि फूड प्रोडक्शन लेस होता है और क्वालिटी तो होती है पर लेस प्रोडक्शन होता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को फिर खिलाने के लिए ऑर्गेनिक खेती वाला सीन कहीं पे जनरली कामयाब नहीं हो पाता। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएं अगर गवर्नमेंट के द्वारा मिलके 1983 में इंट्रोड्यूस हुए थे इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ये एक अच्छा एग्जांपल है। फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया गया। मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, उनका साथ लेके जो पेड़ पौधे घट गए हैं उनको मतलब कि बराबर करने के लिए ये चीज़ की गई थी। तो देखिए एक फ़ोटो थी आपकी बुक में, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, मतलब गायब होने वाले के निशान पे है। घड़ियाल भी एक तरह से क्रोकोडाइल की तरह ही होता है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब अंत में ये है कि देखो नेचर जो है वो हमें रिसोर्सेज दे रही है और हम ह्यूमन बीइंग उनका यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। पर जो हमें नेचर से रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना है ना, निकालना है, वो विद इन द कैरिंग कैपेसिटी होगा नेचर के तो ज़्यादा अच्छा है। मान लो जैसे धरती जो है वो 2 किलो रिसोर्स पैदा कर रही है तो हमें 1.5 किलो ही निकालने हैं रिसोर्स। उससे क्या होगा, अगर हमने 2.5 किलो निकाल ले तो कैरिंग कैपेसिटी से अगर धरती की हम ज़्यादा निकाल लेंगे रिसोर्स को तो वो तो और जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो विद इन द कैरिंग कैपेसिटी हमने करना है काम, है ना। दूसरा, अपने एफ्लुएंट कंजप्शन को, अपने चस्कों को हमने छोड़ना है। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल कि एक एक्टिवा है फॉर एग्जांपल, वो एवरेज दे रही 45 का, एक कोई और बाइक टाइप सी है छोटी सी, वो दे रही है 70 का एवरेज। तो नेचर पे देखो 25 किलोमीटर का ट्रैवल का जो पेट्रोलियम का भार था वो कम हो जाता है ना। और सब चीज़ें भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो अगर हम एफ्लुएंट कंजप्शन कम करेंगे, अपनी ग्रिड्स को कंट्रोल करेंगे तो वी कैन प्रोटेक्ट द नेचर। तो ये था ये चैप्टर आपका, ये इसके क्वेश्चन आंसर है, एक बार आप इन्हें भी देख लेना, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसमें नहीं था। तो चिपको में भी था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी, लोकल बीज बचाओ में भी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नहीं था। रिजर्व फॉरेस्ट को मैच करना है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, अनक्लास फॉरेस्ट को आप कर सकते हैं, ये भी अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर में। बायोडाइवर्सिटी क्या है ये भी हम बता सकते हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि बिना इसके तो हमारा जीवन ही नहीं है। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रकृति को, फ्लोरा फोना को क्या नुकसान पहुंचा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, कंजर्व कर सकती हैं, प्रोटेक्ट कर सकती हैं फॉरेस्ट को, इसमें आप ट्राइबल लोगों का एग्जांपल दे सकते हो। राइट अ नोट ऑन अ गुड प्रैक्टिस, क्या तरीका करें, क्या अच्छे तरीके करें जिससे हम एनवायरनमेंट को या वाइल्ड लाइफ को बचा सकें। सबसे पहले तो देखो जो ग्रीड है पोचिंग के लिए उसको छोड़ना है हमने, है ना। और नेचर का ना हमें पर्यावरण का मित्र बन के रहना है, ना कि पर्यावरण का। अब आप देखो गोल्ड के लिए ही अगर 10 ग्राम 1 तोला गोल्ड निकालना हो कितना ज़्यादा सोयल इरोजन होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोयल होता है। तो कुल मिला के ग्रीड्स को कंट्रोल करना है। तो ये क्वेश्चंस आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक डिस्कस करना हो दोबारा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए, इस प्रकृति को सुरक्षित रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। बस अगर एक ब्रॉड साइंस में कहे जाए कि मेहनत का विकल्प एक है, उससे ज़्यादा मेहनत, ठीक है। तो बहुत मेहनत करनी है ना, अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।